कमेंट था। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से आपके लिए सही कराया जा रहा है और बहुत बढ़िया ही माहौल इसमें रखा जाएगा आपके लिए। हर एक चीज का कुछ ऐसा माहौल रखा जाएगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ जी, कुछ तो बात ही हो गई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को एकदम बहुत ही बढ़िया भौकाल तरीके से। आपका एक एक्ट होता है जो कि यूपीएसआई में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में मतलब धीरे धीरे करेंगे। लाइक पहले हम थोड़ी सी आपको थियरी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करी जाएगी। ठीक है, पहले थियरी देन क्वेश्चंस, पहले थियरी देन क्वेश्चंस, इस प्रकार का पैटर्न आज रहने वाला है। तो फटाफट से बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। चीजों को बहुत अच्छा रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो फटाफट से बताएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। ठीक है, चलो। अब तक हम कई सारे अधिनियम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का जो पता है ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। 1988 में ना एक अधिनियम आया था जिसको हम बोलते हैं करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पूरा इसका नाम होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास में कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में इसको पूरा कर दे। वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप किस प्रकार से क्लास के अंतर्गत बने रहते हैं उस चीज पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, क्लास का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन एक्ट, करप्शन एक्ट 1988। तो ये है भाई जी एक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थियरी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। प्रणाम भाई, प्रणाम। ठीक है, चलो। तो सर बात करते हैं इसके अंतर्गत किस तरीके से चीजें आपकी चलेंगी। ये इंसर्ट होती है आपकी फाइल, ये इंसर्ट होती है आपकी फाइल जिसके अंतर्गत कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह शामिल किए गए हैं। बाकी क्लास के अंदर आ चुके छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो। यूट्यूब पे थ्योरी की क्लास कराया जाना बहुत मतलब एक टिपिकल टास्कों में से एक होता है, बट जैसा मैंने बताया कि मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें अच्छा करना ज़्यादा बेहतर है। ये आपका ऐसा सिलेबस होता है जो आपको देखने को मिल जाता है मूल विधि का, जिसके अंदर आपको भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया, जो कि अब वर्तमान में कार्यरत नहीं है, आईपीसी और सीआरपीसी आज की डेट में नहीं चलते। इसके स्थान पर हम बीएनएस और बीएनएसएस पढ़ते हैं। बीएनएस और बीएनएसएस इसके स्थान पर पढ़ते हैं, जो 2023 के एक्ट है, लागू होते हैं 1 जुलाई 2024 में। ये एक बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें, ये आपका कुछ प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो अब से पहले हम महिलाओं और बच्चों को जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में अगर बात करें तो 2017 में इससे 4 क्वेश्चन बने, 2021 में इससे 6 क्वेश्चन बने। अगर मैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करूं या अन्य परीक्षाओं की बात करूं तो ओवरऑल मिलाकर इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके 30 क्वेश्चन हैं। 10 इसके अंदर 15 एडिशनल क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं, तो कुल मिला के जो आपके क्वेश्चन है वो 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपके हैं, जो आपके यहां पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थियरी कराऊंगा जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका कुछ सिलेबस देखने को मिलता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में ऑलरेडी करा चुका हूं, ये पूरा हो चुका है। बाल विवाह निषेध अधिनियम ये हो चुका है। शिक्षा का अधिकार ये नहीं हुआ है। घरेलू हिंसा मैं करा चुका हूं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम मैं करा चुका हूं। इसके अलावा जो आपका एक्ट आपका हो चुका है, इसके अलावा कई सारे एक्ट आपके और भी हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो सबसे मेजर पॉइंट है, अच्छा एनएसए भी हो चुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए हो चुका है। आज हमारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्योंकि इसको ट्रेंडिंग माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि ट्रेंडिंग है ये, और इसमें से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। फटाफट से मुझे बताएं, अगर आप तैयार हैं तो हम इसको स्टार्ट करते हैं।
थियोरी कराऊं या सीधा क्वेश्चन कराऊं, ये मुझे बता दीजिए। काफी बेहतरीन टॉपिकों में से एक है, इतना जरूरी टॉपिक है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या आप इंग्लिश में कराते हैं? यस माय बॉय, द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट दैट हैज बीन पास्ड इन 1988 एंड आई विल टीच यू ऑल एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। और भाई अगर किसी ने हरियाणवी यहाँ लाग रही हो ना तो कोई दिक्कत को ना, हम भी पूछ लियो तो हमने बता देंगे। चलिए आगे बढ़ो फिर, चलो फिर। तो कहने लग रहे हैं कि भाई साहब की ये बात है कि थ्योरी करा दियो पहले। कुछ कहने लग रहे हैं कि सर क्वेश्चन आता शुरू कराएंगे। थ्योरी वाले जितने बच्चे, मैं बता दूं स्पष्ट तौर पर, आपको क्लास में बना रहना होगा, एक एक बच्चे को क्लास में बना रहना होगा, ठीक है। चलिए तो देन वी आर स्टार्टिंग द क्लास। स्टार्ट करें बाबू? ठीक है, थियरी की काफी डिमांड है तो थियरी से स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन याद रखना आज की क्लास का जो पैटर्न होगा, पहले थियरी देन क्वेश्चंस, बीच बीच में क्वेश्चंस का तड़का आपका लगता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? या तो आप बोल लीजिए भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम। हेडिंग डालते हैं भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम। मैं आपको बता दूं कि मेरी ये जो पीडीएफ है बोर्ड पर बाबू, ये भी सेल आउट होती हैं, तो इस वजह से मैं व्हाइट बैकग्राउंड यूज करता हूं, तो ताकि आप इसका प्रिंट ले पाए। तो इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इसको कहेंगे। किस वर्ष में आया था सर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम? सर देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था, ठीक है। इसको बोलते हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन एक्ट 1988। एक बहुत ही अच्छी विचारधारा के साथ आप मुझे कम से कम पहले ये बताइए, फटाफट से मैं ये बताऊं कि भाई जैसे आपको ये एक्ट देखने को मिल रहा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या होगा? कोई भी एक्ट आ रहा है तो बगैर उद्देश्य के तो आएगा नहीं। उद्देश्य इस एक्ट का क्या है? उद्देश्य है सर भ्रष्टाचार को समाप्त करना या भ्रष्टाचार में कमी लेकर आना, इसका काम होगा भ्रष्टाचार में कमी लेकर आना। तो इसका ऑब्जेक्टिव था भ्रष्टाचार में कमी लाना, भ्रष्टाचार में कमी लाना, कमी लाना इसका काम था, ठीक है। भ्रष्टाचार में कमी लाना इसका काम था। इसको आप कह सकते हैं टू रिड्यूस करप्शन। अब एक पॉइंट आता है यहां पर, लोगों के दिमाग में भी आता है कि सर करप्शन क्या है, ये करप्शन क्या है? आगे की धाराओं में मैंने इसका वर्णन किया है, इस अधिनियम में भी इसका आगे की धाराओं में वर्णन किया गया है। बट यहां साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं, साधारण शब्दों में क्या होता है? साधारण शब्दों में क्या होता है? साधारण शब्द अगर मैं यूज करूं, ऑर्डिनरी मीडियम अगर मैं यूज करूं, ऑर्डिनरी मीडियम अगर मैं यूज करूं, तो इसमें हमें पता लगता है कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट हो चुके हैं लोग। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार का मतलब होता है अवैध तरीके से पैसे को कमाना, और जो आपके कर्तव्य हैं, कर्तव्यों के कारण जो आपको पैसे की धनराशि मिलती है, उसके अलावा कुछ अतिरिक्त धन को अलग तरीके या गलत तरीके से कमाना भ्रष्टाचार है। यहां पे समझना, अपने कर्तव्यों का दायित्व ना करते हुए, अपने कर्तव्यों का दायित्व पूरा न करते हुए, अपने कर्तव्यों का दायित्व पूरा न करते हुए गलत प्रकार से कार्य करना व धन कमाना, प्रकार से कार्य करना, अपने स्वार्थ या धन के लिए कार्य करना, अथवा केवल अपने स्वार्थ या धन प्राप्ति के लिए कार्य करना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं करप्शन। दिस इज करप्शन। मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसका कोई काम है, वो गलत तरीके से उस काम को करता है। अ वर्क अगेंस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क अगेंस्ट
रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क अगेंस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क फॉर greed and to receive illegit money, illegit money, ठीक है, याद रखना, इलेजिट तरीके से पैसे कमाना। अच्छा, जब ब्रिटिश एरा चला करती थी, ठीक है, जब ब्रिटिश एरा चला करती थी तो उस समय भी एक ऐसा अधिनियम आया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, मैं सिर्फ इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं, अगर आपको याद रखो हो तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था यानी विनियामक अधिनियम था, उसमें भी एक बात कही गई थी, उसमें भी एक बात कही गई थी कि ये जो अधिनियम है ये भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम होगा, कि ये भी करप्शन को रोकने के लिए आ रहा है। आपको याद होगी अच्छे से, ये बात कही गई थी कि हाँ जी सर ये बात कही गई थी, आपने बताया था, क्योंकि इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से रिश्वत नहीं लेगा। अब रिश्वत का ना लिया जाना ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो इस एक्ट के अंतर्गत ही वो आता है। ठीक है सर जी। अब यहां पर चलो सर, आपने ये बात तो क्लियर कर दी, लेकिन क्या भारत सरकार ने अब से पहले कोई भी अधिनियम इस पक्ष में नहीं बनाया था? क्यों नहीं बनाया था? इस पक्ष में काफी सारे अधिनियम बनाए थे जिसपे हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत सरकार ने कई सारे अधिनियम इससे पहले और भी बनाए हुए थे, जिन अधिनियमों की चर्चा हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि भारत सरकार ने 1947 के में भी 1947 में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम बनाया था, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम बनाया था 1947 में। ठीक है, चलिए, लागू किया था। तो बाबू एक एक्ट आपको देखने को मिलता है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 आपको देखने को मिलता है, जो पहले भी इसके अंदर आपको देखने को मिला था। बट वो एक्ट क्या था, उसमें छूट बहुत थी। क्या थी? उसमें छूट बहुत थी, इतनी छूट थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कई सारी और भी चीजें। ठीक है, चलिए ध्यान से लिखिए। ठीक है, चलो, क्या भला देखो, आपको इसके अलावा देखने को मिलता है सर, जो आईपीसी पहले चला करती थी, क्या उस हिसाब से करप्शन नहीं था? आईपीसी में आपको सेक्शन 161 से लेके 165 का आईपीसी इंडियन पिनल कोड का 161 से लेके 165 ये क्या है जी? ये सेक्शंस हैं। आईपीसी कब की सर? आईपीसी 1860, इंडियन पिनल कोड 1860। तो 161 से ये सेक्शन है, इसके अंदर ये धाराएं हैं, सेक्शन यानी धारा। इसमें भी भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख किया गया था। अब तो नहीं है, आज की डेट में तो आईपीसी काम ही नहीं करती, बट एक टाइम पे था। तो इसमें भी क्या बताया गया था? भ्रष्टाचार को बताया गया था। इसमें भी भ्रष्टाचार बताया गया था। इसमें क्या बताया गया था? करप्शन बताया गया था कि भाई जी यही होता है करप्शन। इसमें भी करप्शन बताया गया था। तो यहां पॉइंट ये क्रिएट होता है कि इससे पहले भी ये काम आपको देखने को मिल चुके हैं। ये ब्रिटिशर्स एरा का काम है करप्शन के लिए, और ये भारत सरकार का काम है। बट इन दोनों ही अधिनियमों में बाबू 161 165 नहीं, 161 से लेके 165, तो इन दोनों ही अधिनियमों में जो इसके लिए अधिनियम क्रिएट किया या इसके लिए प्रावधान क्रिएट किए वो बहुत आसान थे। इस वजह से इन दोनों को ही रद्द कर दिया गया। तब 1988 में यह बहुत सरल थे। 1988 में 1988 में 1988 में इस अधिनियम के द्वारा 1988 में इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम द्वारा नियम द्वारा इन प्रावधानों को, ठीक है, अधिनियम द्वारा पूर्ववर्ती प्रावधान, एंटेसिडेंट रूल बोलते हैं इनको, पूर्ववर्ती प्रावधान बोलते हैं इनको, पूर्ववर्ती प्रावधान इनको बोलते हैं। पूर्ववर्ती यानी एंटेसिडेंट, पूर्ववर्ती प्रावधान समाप्त कर दिए गए, प्रावधान समाप्त किए गए। पूर्ववर्ती प्रावधान क्या कर दिए गए? अरे लिख जाना भाई रे, पूर्ववर्ती प्रावधान समाप्त कर दिए गए। पूर्ववर्ती प्रावधान क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, कर दिए गए।
तो जितने भी पूर्ववर्ती प्रावधान हैं वो खत्म कर दिए गए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एंटीसीडेंट रूल्स abolished by this act, abolished by this act। और ये एंटीसीडेंट रूल कौन से थे, इनकी बात कर रहा हूं। तो इस एक्ट के आने से ये दोनों समाप्त हो गए। अब हम इस एक्ट को समझते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट लिखिए। इसको अगर आप लिख चुके हैं तो फटाफट बताइए, नोटेड क्लास में लिख दीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें मैं एक रियलिटी बताता हूं कि यूट्यूब के ऊपर थियोरी की क्लास लेने से क्या होता है कि व्यूअरशिप काफी गिर जाती है, ठीक है। और मुझे कभी उस चीज का बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये जो क्लास मैं ले रहा हूं ना, मूल विधि की क्लास, मैं वास्तविकता में आप लोगों के लिए ले रहा हूं। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई मतलब एक होता है इतना, मेरा जरा सा भी निजी स्वार्थ नहीं है इसमें। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में काम होता कैसे है, वास्तविकता में अधिनियम होते क्या हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हाउ इंडिया रन्स, भारत चलता कैसे है, इसलिए। एक बच्चा कह रहा है सर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो ये क्या होगा। विश्वजीत, मैं इस बात को स्पष्ट तरीके से बताता हूं कि मतलब एक सवाल है, जब तक आप नोट कर रहे हैं तब तक मैं बता देता हूं। एक सवाल आया सर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या यह संवैधानिक है। मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मैं जीत राणा स्पष्ट तौर पर इस बात को स्पष्ट करता हूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक विधिक आयोग है। दिस इज अ स्टैच्यूरी बॉडी, वह संवैधानिक निकाय नहीं है। आई मेक इट श्योर कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, एक विधिक निकाय है। कारण, विधिक निकाय बच्चे वो होते हैं जिसके लिए कोई अधिनियम आता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिनियम 1993 आएगा, संविधिक नहीं हो सकता क्योंकि वो संविधान में नहीं बताया गया, कहीं उसकी कोई धारा नहीं है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, हेडिंग डालिए आगे। अब इस अधिनियम के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। लीजिए बाबू, बाबू अब इसमें आप समझेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर क्या बताया गया है। अब इसमें ना उस जो हमारा अधिनियम आया है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसको लिखते हैं हम। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपको देखने को मिलता है 1988। तो जब भी कोई अधिनियम आता है इसके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार कि लागू कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि सर सबसे पहले ये पारित कब हुआ था। पारित होने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति ने इसके ऊपर सिग्नेचर कब करे थे। पारित होने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति इसके ऊपर सिग्नेचर कब कर रहा है। तो 9 सितंबर में राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए, पारित यानी पास। 9 सितंबर में राष्ट्रपति ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए 1988 में। फिर लागू होने का पूछा जाएगा कि लागू कब हुआ, तो लागू होने को हम बोलते हैं इंपोजिशन बोल देते हैं, ठीक है, या प्रोमोल्यूगेशन भी बोल देते हैं। तो बोलते हैं लागू कब हुआ, प्रोमोल्यूगेट कब हुआ, प्रोमोल्यूगेट कब हुआ, प्रोमोल्यूगेट या फिर इंपोज लिख लीजिए। प्रोमोल्यूगेशन आप लिखना भारी पड़ जाएगा, इंपोज आप लिख सकते हैं, इंपोज। रैटिफाई भी लिख सकते हैं, ये सब सिनोनियम्स हैं। तो इंपोजिशन ज्यादा लंबा समय नहीं लिया गया, बहुत ही कम समय के अंदर इंपोज कर दिया गया। मुश्किल से मुश्किल 4 दिन लिए थे, 12 तारीख में इंपोज हो गया था, 12 सितंबर। तो 12 सितंबर 1988 के अंदर यह लागू कर दिया गया। पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत आपको कितनी धाराएं देखने को मिल जाती हैं, कितनी धाराएं देखने को मिल जाती हैं। बट इससे पहले पूछा जाता है एक और, 26 जुलाई 2018 भी देखने को मिलेगा। इसमें संशोधन हुआ है 26 जुलाई 2018। संशोधन कब हुआ इसमें, संशोधन कब हुआ, 26 जुलाई 2018। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है, अमेंडमेंट कब हुआ है, अमेंडमेंट 26 जुलाई 2018 होगा। इसी दिन राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। इसको बोल सकते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन 2018। तो राष्ट्रपति द्वारा पारित, राष्ट्रपति द्वारा पारित। तो जो संशोधन था मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ये पारित हुआ है। भाग पूछे जा सकते हैं कि भाई जी इसमें भाग कितने हैं, तो आप भाग के बारे में बताएंगे कि सर जी इसमें भाग कितने हैं।
बाबू इसमें आपको भाग देखने को मिल जाते हैं कितने भला, टोटल पार्ट्स इसमें कितने देखने को मिलते हैं, फटाफट बताइए। टोटल पार्ट्स इसमें कितने देखने को मिलते हैं, 5। सेक्शन कितने देखने को मिलते हैं, 31। भाग 5 है बाबू, और सेक्शन है हमारे 31। सेक्शन कितने, सेक्शन है 31। सेक्शन यानी कि धारा कितनी है, 31 है। और भाग यानी कि पार्ट, प्रैक्टिकल एंड कॉमन पार्ट। अब इसमें ना कई बार बहुत सारी जगह पे एक पोर्शन आता है कि जी इसके अंदर जो भाग हैं उसके अंदर कितने कितने सेक्शंस के स्लॉग आपके क्रिएट होते हैं, कितने कितने सेक्शंस के आपके स्लॉग क्रिएट होते हैं। तो इसके बारे में भी आपसे बहुत बहुत बार पूछा जाएगा कि कितने सेक्शंस इसमें क्रिएट होते हैं। फटाफट, पहला होता है चैप्टर 1 या भाग 1, जिसके अंदर प्रारंभिक बातों का विवरण होता है, प्रारंभिक विवरण होता है। मैं भाग 5 लिख लेता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 भाग हो गए। सिंपल। पहले भाग के अंदर कितने आर्टिकल्स होंगे, सेक्शंस होंगे। द नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत बार पूछे जाएंगे कि कितने सेक्शन किस भाग के अंदर है। पहले में 2 ही होते हैं, पहला और दूसरा। ये किसके बारे में, ये प्रारंभ के बारे में बात करता है, प्रीलिमिनरी के बारे में बात करता है। इसके अंदर सेक्शन कितने होंगे, सेक्शन, तो धारा आपको देखने को मिल जाएंगी, धारा 1 से लेके 2। और ये क्या है, प्रारंभ की बात करता है, प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी इसके अंदर बोलते हैं प्रारंभ, कि भाई ठीक है शुरुआत में जो भी प्रावधान है उसका जिक्र इसमें किया जाएगा, ठीक है, उसका जिक्र इसके अंदर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में भी आप पूर्णतः याद रखेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। देन हम बात करेंगे स्पेशल जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। स्पेशल जजेस अपॉइंटमेंट, ठीक है, 3 से 6, धारा 3 से 6। विशेष जज नियुक्ति, विशेष जज के बारे में बात की गई है, विशेष जज। तो स्पेशल जजेस के सेक्शन यहां पर है, स्पेशल जज के सेक्शन यहां पर है। सर इसमें भ्रष्टाचार को तो अब बता ही नहीं रहे, इसमें जज वगैरह क्या क्या बता रहे हो ये तो बता ही नहीं रहे। नहीं नहीं, अब यहां पे अपराध और दंड के बारे में बात की जाएगी, अपराध और दंड के बारे में अब यहां पर बात की जाएगी। अपराध और दंड 7 से लेकर 16, अपराध और दंड 7 से लेकर 16। अपराध व दंड का उल्लेख है, अपराध व दंड, अपराध व दंड आपको देखने को मिल जाएगा। कहने की बात क्या होगी, अपराध का मतलब है ऑफेंस एंड पनिशमेंट। यहां पे पता लगेगा आखिरकार धारा 7 में पता लगेगा कि क्या अपराध है, ऑफेंस एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ऑफेंस एंड पनिशमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, इसके भाग 14 की बात, भाग 4 की अपन बात करते हैं। भाग 4 की बात करते हैं जो 18 तक जाएगा, 18 तक जाएगा। भाग 14 की बात करते हैं जो 18 तक जाएगा, ठीक है, 18 तक जाएगा, जिसके अंदर किस बारे में बात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन। 17 और 18 इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के बारे में बात करेगा। 17 और 18 जांच के बारे में बात करेगा, जांच, इन्वेस्टिगेशन की बात करेगा, इन्वेस्टिगेशन की बात करेगा। और बचा हुआ एक भाग हमेशा की भांति 19 से स्टार्ट होगा और 31 तक जाएगा। 31 सेक्शन आज की डेट में नहीं है, मतलब सेक्शन आज की डेट में 31 है ही नहीं, क्योंकि यह खत्म कर दिया गया है। सेक्शन 31 को खत्म कर दिया गया था। लेकिन याद रखना, ठीक है, याद रखना, इसके लिए प्रोसिक्यूशन एंड मिसलेनियस प्रोविजंस है। प्रोसिक्यूशन, अभियक्ता, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन एंड मिसलेनियस, ठीक है, प्रोसिक्यूशन एंड मिसलेनियस, अभिवक्ता तथा विविध इसके अंदर बताया गया है, विविध इसके अंदर बताया गया है। प्रोसिक्यूशन एंड मिसलेनियस के बारे में बात करते हैं, तो कृपया करके इसको लिखो। अब है कैसे हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 1 के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, धारा 1 के बारे में चर्चा करते हैं। धारा 1 भाग 1 के अंदर है। अब देखो मैं बार बार भाग नहीं लिखूंगा, राइट, मुझे पता लग गया कि भाई भाग 1 के अंदर 1 या 2 है, तो हम सीधे इसमें लिखेंगे धारा 1। धारा 1 में हर कोई जानता है क्या होगा, फटाफट बताओ। धारा 1 में देखो बताने की जरूरत नहीं है, अब तक आप इतनी कम से कम मूल विधि पढ़ चुके हैं कि आप इसके अंदर आसानी से जवाब दे दें कि धारा 1 में क्या है, ठीक है। तो धारा 1 के अंदर आपको सीधे तौर पर देखने को मिल जाएगा क्या भला, प्रारंभ इस एक्ट का, या फिर संक्षिप्त नाम आप देख सकते हैं, ब्रीफ नेम, संक्षिप्त नाम आपको देखने को मिल जाएगा, संक्षिप्त नाम आपको देखने को मिल जाएगा।
पूछा जा सकता है संक्षिप्त नाम के अलावा, जैसे संक्षिप्त नाम हो गया, या इसके प्रारंभ हो गया, या इसका विस्तार हो गया, विस्तार हो गया और इसका प्रारंभ हो गया और प्रारंभ हो गया। तो इन तीनों ही चीजों को यहां पर देखा जा सकता है। तो संक्षिप्त नाम को बोल सकते हैं अपन ब्रीफ नेम। ठीक है, ब्रीफ नेम आप सभी समझते हैं, ब्रीफ नेम इसका सभी समझते हैं, ब्रीफ नेम कि क्या होगा ब्रीफ नेम इसका। अरे हाँ, इसका ब्रीफ नेम एक और होता है, इसका ब्रीफ नेम एक और होता है। इस एक्ट में अच्छी बात है, एक बहुत बढ़िया बात है कि इसका ब्रीफ नेम एक और है। ब्रीफ नेम चाहो तो बाबू आप ये दे दो, एक और नाम इसका होता है। ये तो होता ही है कि भाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तो है ही, एक और नाम है इसका भ्रष्टाचार। मैं जब पढ़ रहा था इस एक्ट को, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसका एक और नाम मुझे पता लगा, निवारण अधिनियम। ठीक है, 1988 याद रखना। ठीक है, और मुझे इसका एक और नाम पता लगा जो कि आपको, अच्छा मैं बताऊं कि मैं कई बार इसको एडवोकेसी के लिए भी कई बार मैं पढ़ता हूं, तो ताकि मुझे पता रहे कि हाँ चीजें कैसी चल रही हैं। इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली एक्ट 49 ऑफ 1988। ये नाम भी इसी का है, इसको हम एक्ट 49 ऑफ 1988 भी बोलते हैं कि 1988 तक भारत में आया हुआ 49वें नंबर का अधिनियम यो था। ठीक है, तो ये भी बोलते हैं। विस्तार की अगर मैं चर्चा करूं तो आप सभी जानते हैं विस्तार कहां होगा, संपूर्ण भारत में होगा, संपूर्ण भारत में होगा। लेकिन देखो, आपको याद हो तो मैंने आपको एक पढ़ाया था, जो बच्चों का विवाह होता है तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जी कहीं और भी है जी या नहीं है, तो ये विदेशियों पर भी लागू है, राइट। ये विदेशियों पर भी लागू है, मतलब विदेशी कौन से वाले, जो भारतीय हैं विदेश में रहते हैं, तो विदेशी भारतीयों पर भी यह लागू होगा, विदेशी भारतीयों पर लागू होगा, यानी भारत के बाहर भारतीयों पर लागू होगा, भारत के बाहर भी भारतीयों पर लागू, बाहर भी भारतीयों पर लागू, भारतीयों पर लागू। तो इट इज इम्पोज्ड ऑन इंडियंस हु आर अब्रॉड, इट इज इम्पोज्ड ऑन द इंडियंस हु आर अब्रॉड, उन पर भी यह लागू होगा। ठीक है, अनुज शर्मा का जन्मदिवस है, आपको आपके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप इस अधिनियम को पढ़ने के पश्चात भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करेंगे, और दूसरा, इस अधिनियम को पढ़ने के बाद आप यूपीएससी में सिलेक्शन जरूर लेंगे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपको 4 सितारों में देखूं। प्रारंभ की बात करें कि इनिशिएट कब होता है, इनिशिएट होता है 12 सितंबर 1988, 12 ऑफ सितंबर 1988। अगले हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में, नेक्स्ट हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। बढ़िया रहा, एकदम बेहतरीन। हेडिंग डाल लीजिए, बिना परेशानी के मुझे बताओ, हेडिंग डालो, स्टार्ट करते हैं। नोट करते ही बता दो तुरंत। आगे बढ़ो। सर ये इनफ रहेगा बेटा, पहले पढ़ लो, ठीक है। हाँ, और खुद जान पाओगे आप कि इनफ रहेगा या नहीं, सिर्फ पढ़ लो। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस लिखी गई हैं। सेक्शन 2 में क्या लिखा गया, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस लिखी गई हैं। इसका जो अधिनियम 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। इसका जो अधिनियम 2 आपको देखने को मिलता है, हम उसकी बात करते हैं, जिसमें परिभाषाएं लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है भाई, परिभाषाएं लिखी गई हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 2 यानी धारा 2, धारा 2 इसमें लिखी गई है। पहले हम 2 के ए की बात करते हैं, 2 के ए की बात करते हैं, सीधे तौर पर बात करता है चुनाव की परिभाषा। 2 का एक इस चीज की बात करता है, चुनाव की परिभाषा की बात करता है, इलेक्शन, निर्वाचन की परिभाषा। आप सभी जानते हैं निर्वाचन की परिभाषा के बारे में, निर्वाचन की परिभाषा है बाबू, क्या लिखा हुआ है इसमें, निर्वाचन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्शन। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो चुनाव को नहीं जानते? यार देखो, जनता के द्वारा या फिर निर्वाचन मंडल के द्वारा जब किसी एक व्यक्ति को नेता के तौर पर चुना जाता है, वही निर्वाचन है। तो भाई सीधी बात है, निर्वाचन लोगो अथवा लोगो स्लैश निर्वाचन मंडल द्वारा, मंडल द्वारा नेता का चयन, नेता का चयन, ये आपका इलेक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो, इलेक्ट व्हेन
पर्सन इज इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल कॉलेज और पर्सन्स, वो होता है चुनाव। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई टेंशन हो गई, है ना। ये निर्वाचन की परिभाषा बहुत कॉमन परिभाषा है, निर्वाचन क्या होगा, आप सिंपली इसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक ड्यूटी क्या होगी, 2 के बी में है पब्लिक ड्यूटी क्या होगी, लोक कर्तव्य की परिभाषा। आप खुद बताओ पब्लिक ड्यूटी क्या है, लोक कर्तव्य की परिभाषा। लोक कर्तव्य, इसको हम बोलते हैं पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी क्या होगी फटाफट बताइए। जब लोगों के हित के लिए कार्य किया जाता है तो वो पब्लिक ड्यूटी है। लोगों के हित के लिए किया गया कार्य पब्लिक ड्यूटी होगी। लोगों के हित के लिए किया गया कार्य, लोगों के हित के लिए किया गया कार्य, हित के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, लोगों के हित के लिए किया गया कार्य, वर्क फॉर पीपल्स वेलफेयर, वर्क फॉर पीपल्स वेलफेयर, वर्क फॉर पीपल्स वेलफेयर, पीपल्स वेलफेयर, वेलफेयर, वो जो होगा लोकहित होगा। अब लोकहित का कार्य क्या हो सकता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं अभी फिलहाल में, क्या मैंने इस क्लास को कंडक्ट कराने के लिए क्या मैंने आपसे रुपए लिए? नहीं सर आपने तो रुपए नहीं लिए। अच्छा, क्या जो मैं ये काम करा रहा हूं क्या ये आपके जीवन में उचित बन सकता है? हाँ सर ये अच्छा बनेगा, इससे क्या होगा कि उचित बन जाएगा। ठीक है चलिए, तो सही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लोकहित कर रहा हूं। वास्तविकता में क्या सर आप लोकहित कर रहे हैं? जी हाँ, ये लोकहित हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लोकहित हो जाएगा। अब इससे क्या, इससे जहां लोगों के हित के लिए हो, समुदाय के हित के लिए भी कार्य हो सकता है, लोगों के हित के लिए या समुदाय हित के लिए भी कार्य हो सकता है, समुदाय हित के लिए भी होगा, लिए भी। अब समुदाय क्या हो सकता है, कम्युनिटी के लिए भी काम हो सकता है, वर्क फॉर अ कम्युनिटी, फॉर कम्युनिटी, वर्क फॉर कम्युनिटी वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए भी हो सकता है, वेलफेयर के लिए भी हो सकता है। तो इसको हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है चलिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप हमसे तो पैसे नहीं लेंगे बट आप यूट्यूब से पैसे लेंगे। पहली बात, इन क्लासेस की मोनेटाइजेशन ऑफ है। दूसरी बात, अगर कोई पैसे देता है तो वो खाली सुपर चैट के थ्रू आते हैं। तीसरी बात ये कि हाँ, लोक सेवक भी पैसे लेते हैं और तब वो कार्य करते हैं। पैसे का मैटर नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छा सवाल था और ये बहुत अच्छा इसका जवाब मैं बता रहा हूं कि लोक कर्तव्य पैसे के साथ भी होता है, बगैर पैसे के भी होता है। पैसे देकर भी अगर कोई भला कर रहा है वो भी लोकहित होगा। बड़ी बात यह है। तो इसमें यह समझना कि लोकहित का काम क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें स्कूल, स्कूल लोकहित है, स्कूल चलाना, स्कूल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, अस्पताल हुआ, अस्पताल, ठीक है, या वाहन, या मतलब क्या बोलते हैं उसके, परिवहन, ये सब लोकहित है। यानी कोई भी ऐसा कार्य है जो लोगों के हित के लिए हो रहा है, कोई भी ऐसा कार्य है जो लोगों के लिए हित के लिए हो रहा है। ठीक है, याद रखना। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है चलिए, अब अगले पॉइंट आता है सर लोक अधिकारी। ठीक है चलिए, नोट करो। लोक सेवक की परिभाषा की बात करते हैं। लोक सेवक की परिभाषा, लोक सेवक की परिभाषा की हम बात करते हैं। 2 का सी, 2 के सी की बात करते हैं। लोक सेवक की परिभाषा, लोक सेवक की परिभाषा, लोक सेवक की परिभाषा, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। अब ये पब्लिक सर्वेंट कौन होगा? अच्छा, क्या मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं? तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैसे मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, बट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट कौन होगा। ठीक है चलिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार से वेतन लेकर लोक कर्तव्य के कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति जो सरकार से वेतन लेकर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सरकार से वेतन लेकर, सरकार से वेतन लेकर, ऐसा व्यक्ति जो सरकार से वेतन लेकर लोकहित का कार्य करे, लोकहित करे।
वो होता है पब्लिक सर्वेंट। अ पर्सन दैट वर्क फॉर वेलफेयर, अ पर्सन वर्क फॉर वेलफेयर, वर्क फ्रॉम वेलफेयर ऑन गवर्नमेंट सैलरी, ऑन गवर्नमेंट सैलरी, ऑन गवर्नमेंट सैलरी, कि गवर्नमेंट सैलरी से वह इस कार्य को करता है। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति जो लोक प्राधिकारी हो या प्राधिकरण में हो, जो लोक प्राधिकरण में हो, ऐसा व्यक्ति जो लोक प्राधिकरण में हो, ऐसा व्यक्ति जो लोक प्राधिकरण में हो, लोक प्राधिकरण में हो, करण में हो, अ पर्सन इन पब्लिक अथॉरिटी, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किस चीज में होना चाहिए, लोक प्राधिकरण में हो। लोक प्राधिकरण क्या हो सकते हैं, देखो लोकल अथॉरिटीज होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं। पर्सन इन पब्लिक अथॉरिटी, पर्सन वर्किंग इन पब्लिक अथॉरिटी, वर्किंग इन पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है जी, पब्लिक अथॉरिटी होती है सर प्राधिकरण। जैसे आपका लोकल बॉडीज है, कोई भी लोकल बॉडी है, एनजीटी वगैरह, इन सब में, उन सब में अगर कोई काम कर रहा है तो वो लोगों के लिए ही काम होगा, वो लोगों के लिए ही काम होगा। ठीक है, याद रखना। ऐसा व्यक्ति जो किसी गवर्नमेंट संस्था से जुड़ा हुआ है, सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। जो सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, याद रखना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो सरकारी संस्था के अधीन कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति जो सरकारी संस्था के अधीन कार्य करे, जो सरकारी संस्था में कार्यरत हो, में कार्यरत हो, कार्यरत हो। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल नहीं पता। देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, OIL, मतलब पब्लिक सेक्टर में कोई वर्किंग है, और समवन वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर, समवन वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर, समवन इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो भी काम कर रहा है वो लोक अधिकारी है। पब्लिक सेक्टर का मतलब से समझ में को न्याय आया? अरे लाडले, पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि आपको 3 प्रकार की कंपनी देखने को मिलती है आज की डेट में। एक तो होती है प्राइवेट, एक होती है सर सरकारी, जो आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि हमारी 1956 के अधिनियम, जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट आता है, उसका सेक्शन 1 था, तो उसके अधीन वाला, ये दोबारा मैं बताता हूं। देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL, पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर की है, उसमें जो काम करने लग रहा है वो क्या होगा भाई साहब, वो होगा एक पब्लिक सर्वेंट। जितने भी न्यायाधीश होंगे, जितने भी न्यायाधीश आपको देखने को मिल जाएंगे, वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। न्यायाधीश, न्यायाधीश सभी इसी के अंतर्गत आएंगे, न्यायाधीश सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, इसको ना मैं इस पे इतना लिखवा सकता हूं कि 4 दिन में इसी पे निकाल सकता हूं, लोक सेवक पे। मैं इसमें एक एक बात बता सकता हूं कि लोक सेवा के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है, मैं वो बता रहा हूं। जो इसकी नोट्स, मेरी किताब आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें टैग हो रखी होगी वीडियो में, वीडियो के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं उस किताब को, तो उसमें वो चीजें लिखी हुई हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जो जरूरी है वो मैं आपको बताऊं। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि इसके बाद आप डिबेट कर सकते हैं किसी से भी, आप इवन आप अगर एडवोकेट की डिग्री आपके पास है तो जाके आप हियरिंग देख सकते हैं, मैं संभाल लूंगा मैटर। ठीक है तो इतना आपको बता रहा हूं, एग्जाम आप निकाल ही सकते हैं। तो न्यायाधीश भी इसमें शामिल होंगे, न्यायाधीश भी शामिल होंगे, जो आपके न्यायाधीश हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जजेस भी इसमें शामिल होते हैं, जजेस विल बी इंक्लूडेड इन दिस। जितने भी जजेस हमारे होंगे वो इसके अंदर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। और न्यायालय के प्रशासन में अगर कोई ऑथोराइज्ड है वो भी इसी के अंदर कार्यरत होगा। न्यायालय के प्रशासन में अगर कोई ऑथोराइज्ड है वो भी इसके अंतर्गत कार्यरत होगा, कोई भी कार्यरत होगा। समवन वर्किंग इन जुडिशियल ट्राइब्यूनल, ठीक है, समवन वर्किंग इन जुडिशियल ट्राइब्यूनल, समवन इन जुडिशियल ट्राइब्यूनल, जुडिशियल ट्राइब्यूनल, को ट्राइब्यूनल में होगा तो भी काम करेगा। ट्राइब्यूनल जो न्यायाधिकरणों में काम कर रहा होगा वो भी इसी के अंदर शामिल होगा। ठीक है, वो भी इसी के अंदर शामिल होगा। न्यायाधिकरणों में कार्यरत अगर कोई होता है, न्यायाधिकरणों में कार्यरत, न्यायाधिकरण में कार्यरत,
न्यायाधिकरण में कार्यरत, कोई न्यायाधिकरण में काम कर रहा है वो इसके अंदर शामिल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे लिखिए, लिक्विडेटर भी इसी में शामिल होंगे। ठीक है, फटाफट लिखिए, शिवम भाई मान जा। ठीक है, लिखिए फटाफट से आगे। लिक्विडेटर भी इसी के अंदर कार्यरत होंगे, लिक्विडेटर जो होते हैं वो भी इसी के अंदर कार्यरत होंगे। ठीक है, चलो नोट करिए, लिक्विडेटर जो होंगे वो भी इसी के अंदर कार्यरत होंगे। फटाफट लिखो भाई, आगे हम लिख देते हैं थोड़ा मिसलेनियस लिख देता हूं, इसके अंदर कार्यरत और जो व्यक्ति हैं। नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं बाबू, आंसू की माला पे। इसके अलावा लिक्विडेटर जो होते हैं, लिक्विडेटर इसी के अंदर कार्यरत होते हैं, लिक्विडेटर होते हैं। ठीक है, दैट बेसिकली क्या करते हैं, फाइनल ऑडिट ऑफ कंपनी, फाइनल ऑडिट्स ऑफ कंपनी, ऑडिटर होते हैं, ऑडिट्स ऑफ क्लोज्ड बिजनेसेस, जो फाइनल ऑडिट करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, जिसको परिसमापक बोलते हैं। परिसमापक इसमें शामिल होंगे, परिसमापक इसमें शामिल होंगे, समापक इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी लोक अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे, जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी इसमें शामिल होंगे। यानी मेरी नजरों में आप सब इंस्पेक्टर हैं तो आप भी इसमें शामिल होंगे। लोक सेवक भी इसमें शामिल होंगे, जैसे लोक कार्यपालिका सेवक, लोक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका सेवक, स्थायी कार्यपालिका के अधिकारी, स्थायी कार्यपालिका के अधिकारी, कार्यपालिका के अधिकारी, कार्यपालिका अधिकारी, स्थायी कार्यपालिका अधिकारी। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसी में होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसमें होते हैं, ऑफिसर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जैसे आप लोग हैं, आप इसमें शामिल होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर क्लियर कर दी, बहुत सारी चीजें अब मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दी, लिखिए इसको। इसके अलावा जितने भी कमिश्नर हैं वो इसमें शामिल होंगे, कमिश्नर इसमें शामिल होंगे, आयुक्त, कमिश्नर इसमें शामिल होंगे, आयुक्त, आयुक्त आपके जैसे पुलिस कमिश्नर है, एसपी है, वो सब इसमें शामिल होंगे। वो सब के सब इसमें लोग कार्य कर रहे होंगे। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे, अधिकारी होंगे, सर्विस कमीशन के बोर्ड होंगे। ठीक है, सर्विस कमीशन अगर कोई है, अगर कोई लोकायुक्त है, लोकायुक्त है, ठीक है, तो इस सर्विस कमीशन होंगे, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, ऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। इसके जो हेड होंगे, ऑफिसर हेड होंगे, इसके जितने भी हेड होंगे या वर्कर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, हेड या एग्जीक्यूटिव होंगे, वो इसमें शामिल होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे वो इसमें शामिल होंगे। एंड माय बॉय, हेड एग्जीक्यूटिव एंड अदर इसमें जो होंगे वो सब इसमें शामिल होंगे। अध्यक्ष, कार्यरत अधिकारी जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे, कार्यरत अधिकारी होंगे वो इसमें शामिल होंगे। लिखिए, जो लोक कमीशन होते हैं, लोक आयुक्त होते हैं, वो भी इसी के अंदर शामिल होते हैं, लोक आयुक्त होते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो, ठीक है, बिना परेशानी के लिखिए। यूनिवर्सिटी हेड, डीन, वो सब भी इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें लोकायुक्त के बारे में जैसे पूछ रहा है कि भाई लोकायुक्त कौन होते हैं माट साहब, वो तो बता दो। बाबू लोकायुक्त कैसे होते हैं, जैसे सर्विस कमीशन होता है, जैसे हमें देखने को मिलता है अपना यूपीएससी है, ठीक है, या अपना इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, कमीशन है। और तो और एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था बट उसने ये नहीं पूछा था, पर मैं बता देता हूं, चलो। जैसे आपको देखने को मिलता है एचआरसी, एसएचआरसी, एसएचआरसी, एसएचआरसी। इसके अलावा नीति आयोग, नीति आयोग, ये सब इसमें शामिल होते हैं। बड़ी बात यह है कि बाबू ये जो है इसमें बॉडीज का टाइप देखना, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, एसपीएससी, जेपीएससी, ये भी इसमें शामिल होगा।
एसपीएससी, जेपीएससी, ये भी बाबू इसमें शामिल होगा। अब जो बच्चे ने मेरी बात ध्यान से सुन ली उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अब की बार। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तीनों की तीनों ही संवैधानिक बॉडी हैं। ये कैसी बॉडी होगी? संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक। ये कैसी है? संवैधानिक बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज परफेक्ट। एचआरसी, एसएचआरसी, ह्यूमन राइट कमीशन और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये कैसी हैं बाबू? स्टैचूरी हैं। स्टैचूरी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी संविधिक बोलते हैं इसको, संविधिक इसको बोलते हैं, संविधिक। इसका मतलब क्या है? इसके लिए एक एक्ट आया है, तो इसके अंदर जो भी अधिकारी कार्यरत है वो सब इसका हिस्सा है। ठीक है, याद रखना। लाडले एक बच्चा लिख रहा है कि सर यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, लल्ला एसपीएससी का मतलब क्या होता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसके आगे मैं जिस भी राज्य को जोड़ना चाहूं एस हटा के जोड़ दूंगा, है ना। अबे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं ये, ठीक है। ये स्टैचूरी वाली जो होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में टाइप होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, स्टैचूरी बॉडीज, नॉन स्टैचूरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज ये दोनों हैं, लेकिन ये स्टैचूरी टाइप की है, और दिस इज नॉन स्टैचूरी बॉडी। दिस इज नॉन स्टैचूरी बॉडी, दिस इज नॉन स्टैचूरी बॉडी। ये बाबू असंवैधिक है, क्योंकि इसके लिए कोई भी एक्ट नहीं लाया गया है। ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये दोनों कैसे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल है ये गैर संवैधानिक। इसके जितने भी हेड होंगे वो सब इसमें शामिल होंगे। इसमें कार्यरत जितने भी लोग होंगे वो सब लोक सेवक होंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा, सभी यूनिवर्सिटियों के कुलपति व कार्यरत अधिकारी। सभी यूनिवर्सिटियों के, यूनिवर्सिटीज के कुलपति और कार्यरत अधिकारी, कुलपति व अधिकारी, कुलपति व कार्यरत अधिकारी व अधिकारी इसमें शामिल होंगे। सब यूनिवर्सिटी के कुलपति व अधिकारी इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, चलो फटाफट बताओ। क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, है जी? क्या माने है? चलो, तो ये इसमें शामिल होंगे। अब मैं क्या करूंगा? मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, देन मैं भाग 2 यानी सेक्शन 3 पे जाऊंगा। फटाफट बताओ। अगर आप रेडी हैं तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए रेडी हूं। फटाफट बताइए, रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? शुभम वर्मा, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि कौन कैसे है। यूपी पुलिस वाली परीक्षा में मैं आज भी इस बात को शर्त से कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता है कि मैंने क्या किया था यूपी पुलिस वाली वैकेंसी में। मैंने कितना समर्थन आपका किया था, क्योंकि इसके पीछे का रीजन होता है कि लोग किसी और को देखना पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे उस बात ने कभी रोका नहीं, ठीक है, आपकी मदद करने से। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित कब हुआ था? आपको बताना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। आसान आसान, फटाफट मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ वो किस वर्ष में पारित हुआ था, इसके बारे में चर्चा करिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? सर यह आपको देखने को मिल जाएगा 1988 में, 1988 में पारित हुआ था। 9 सितंबर में पारित हुआ था 1988 में। लागू कब हो गया था? लागू 12 सितंबर में हो गया था, ठीक है, सेम ईयर 12 सितंबर में लागू हो गया था। राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति इसको कब प्राप्त हुई? तो राष्ट्रपति अनुमति के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब आप दिमाग लगाइए राष्ट्रपति की अनुमति कौन सी होगी। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि राष्ट्रपति की अनुमति कौन सी होगी। तो दिमाग लगाया तो हमें पता लगा कि वो तो हमें बहुत कम है, पर इसका आंसर तो हम बता सकते हैं कि दैट वाज 9 सितंबर 1988, 9 सितंबर 1988। राष्ट्रपति की जो स्वीकृति होती है, अनुमति होती है, उसका मतलब होता है पारित होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का संक्षिप्त रूप कौन सा होगा? जैसे मैंने पूछा था, तो इसके संक्षिप्त रूप के बारे में आप मुझे बताएंगे कि इसका संक्षिप्त रूप आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा। बताओ, इसका संक्षिप्त रूप आपका क्या है? ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसके संक्षिप्त रूप के बारे में पूछा जा रहा है।
क्या रे, संक्षिप्त रूप क्या है इसका? सांसों की माला पे तू मेरू मैं तेरा नाम है। अच्छा, तो दैट वाज सेक्शन 49। इसका है नंबर 49 ऑफ 1988। ये इसका शॉर्ट भी होता है, इसका संक्षिप्त रूप, ब्रीफ रूप भी आपको देखने को मिल जाता है। 49वें नंबर का अधिनियम आपको देखने को मिल गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कि लोक सेवक उपबंधित है। तो लोक सेवक की जो परिभाषा है ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किस धारा के अंदर बताई गई है? तो लोक सेवक के बारे में आप बताएंगे कि भाई जी यह जो धारा है वो कौन सी है लोक सेवक की? फटाफट बताओ, लोक सेवक कहां बताया गया है? बिना परेशानी के बताइए। लोक कर्तव्य तो 2B में तो लोक कर्तव्य बताया गया है। 2B में तो लोक कर्तव्य बताया गया है। 2B में क्या बताया गया? लोक कर्तव्य। 2B में क्या बताया गया? लोक कर्तव्य के बारे में बात की गई है। फटाफट देखते हैं। तो दैट इज 2C। परफेक्ट। 2C के अंदर बताया गया। डी के अंदर अनग्रेटिट्यूड, अनग्रेटिट्यूड बताया गया है। अनग्रेटिट्यूड वर्किंग 2D में है। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? फटाफट बताओ कि भाई जो अपना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम देखने को मिल जाएगा इसमें कितनी धाराएं हैं? सर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हमें देखने को मिलता है 31 धाराएं हैं, भाग 5 है। भाग कितने हैं? भाग है 5। भाग 5 है। ठीक है, अगला, लोक सेवक से क्या अभिप्रेत है? लोक सेवक का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या वेतन पर है। कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे पद को धारण करता है कि जिसके आधार पर वह लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है, अपेक्षित है। A someone that is responsible for doing the work and he is basically responsible for that certain working। लोक सेवक से क्या अभिप्राय है? बड़ी बात होगी जैसे छठे का आंसर, जैसे ज्यादातर लोग ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये ऑल ऑफ द अबव नहीं देख पा रहे हो हैं भाई? क्या रे, क्या आपको ये ऑल ऑफ द अबव इतना जिंदा चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं हूंगा, ये देख नहीं पा रहे आप? प्लीज द आंसर। परी ने भी आंसर दे दिया अब तो है भाई। ठीक है राधे राधे भाई जी। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किसको विशेष न्यायाधीश, अच्छा ठीक है, अब यहां से न्यायाधिकरणों के क्वेश्चन शुरू होंगे तो हम पहले इसके सेक्शंस को देख लेते हैं। अब हेडिंग डालिए सीधा, आइए अपने इसमें। तो यहां पर हमने क्या कवर कर लिया? यहां पर हमने सेक्शन 1 को कवर कर दिया। तो जो हमारा सेक्शन 1 है या अपना टॉपिक 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम 2 को स्टार्ट करेंगे। क्या कंप्लीट हो गया? 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब 1 को कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे हैं 2 की। तो आप डाल लेंगे सीधा भाग 2, हेडिंग डालेंगे भाग 2। सेक्शन कितने? 3 से लेके 6। और सबसे पहले हम 3 की ही बात करेंगे। भाग 2 3 से लेके 6। भाग 2 है जो 3 से लेके 6 तक काम करता है। सेक्शन 3 to 6, सेक्शन 3 to 6 जो कि विशेष न्यायाधीशों की चर्चा करता है। विशेष न्यायाधीशों की चर्चा करता है। विशेष न्यायाधीशों की चर्चा करता है। विशेष न्यायाधीश धीश की चर्चा करता है। इसको बोलते हैं हम स्पेशल, स्पेशल जज बेसिकली बोलते हैं। तो इसमें ना हम सबसे पहले यही बात करेंगे सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 3, सेक्शन 3 की ही बात करेंगे। जो सेक्शन 3 आपको इसमें देखने को मिलता है, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। तो पूछा आपसे यह जा सकता है जो विशेष न्यायाधीश होते हैं कि भाई इनकी नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, या इनके बारे में बात की जा रही है। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे लिखा जाता है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, धीशों की नियुक्ति, की नियुक्ति।
तो बाबू सेक्शन तो कहता है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। तो दिस आर्टिकल सॉरी दिस सेक्शन टोल्ड अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए दिस सीधे तौर पर है कौन अपॉइंट करेगा, कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन नियुक्त कर सकता है, कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन नियुक्त करेगा, कौन नियुक्त करेगा, कौन नियुक्त अपॉइंट कौन करेगा। तो भाई अपॉइंट करने का तरीका बेहद सरल है। अपॉइंट कौन करेगा, हमें देखने को मिलता है अपॉइंट करने वाले। तो अपॉइंट करने वाले के अंदर हमें स्पेसिफिकली देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो आपको देखने को मिलते हैं बड़े जोर के व्यक्तित्व हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है यानी केंद्र सरकार कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है जो हमारी राज्य सरकार है। तो दोनों ही इसमें नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, चलिए बड़ी बात है, बहुत जोर की बात है कि दोनों ही इसके अंदर नियुक्ति कर सकती हैं, दोनों ही इसके अंतर्गत नियुक्ति कर सकती हैं। ठीक है, याद रखना बिना परेशानी के। फटाफट बताइए, नोट होते बताओ। चलो, इसके अलावा कौन कौन इसके अंदर होना चाहिए। अनिकेत, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए अब जैसे होता है इनका इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नहीं बच्चे, एक बच्चा लिख रहा है, क्या नाम है, अभय, अभय बाबू, वो 3 का 2 है। वो 3 के पहले की मैं बात करूं तो पूछा जाता है कि इनका उद्देश्य क्या है, क्यों इनको अपॉइंट किया गया है, इनका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इनका क्या है वो समझिए, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि क्यों बनाए गए हैं इन लोगों को, अपॉइंट क्यों कर रही है सरकार। अपॉइंट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव कई बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कई बार इसमें पूछा जाएगा। पहले इस एक्ट के अधीन जितने भी अपराध किए गए हैं उन सब के कारण, इस एक्ट के अधीन, इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के अधीन, अधिनियम के अधीन, अधिनियम के अधीन अपराधों के संदर्भ, अपराधों के संदर्भ में इसके अधीन जो अपराध होते हैं उसके संदर्भ में उनको नियुक्त किया जाता है। अपराधों के अधीन उनके संदर्भ में इसको नियुक्त किया जाता है, याद रखना। या फिर प्रयास, षड्यंत्र, या वो बी में आएगा, इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के अधीन, अधिनियम के अधीन, अधीन अगर कोई षड्यंत्र रखता है, अधीन षड्यंत्र, षड्यंत्र या दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण, अगर कोई इस अधिनियम के अधीन षड्यंत्र कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है, या योजना के संदर्भ में, या योजना के संदर्भ में, योजना के आरोपों या योजना के अपराधों पर सुनवाई, मामले, इन मामलों पर सुनवाई के लिए, इन मामलों पर सुनवाई, पर सुनवाई, ये बात बताई गई है। अब इसमें ना कुछ टर्म्स आ रहे हैं, जैसे आपको दुष्प्रेरण नहीं पता, योजना नहीं पता, ठीक है, या इसका षड्यंत्र नहीं पता, इसको लिख लीजिए। इस एक्ट को क्यों क्रिएट किया गया है, ठीक है, फॉर द क्राइम्स अंडर दिस एक्ट, क्राइम्स अंडर दिस एक्ट, क्राइम्स अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अधीन जो क्राइम है उनके लिए। और इस अधिनियम के अधीन, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, कंस्पिरेसी, इन्फ्लुएंस,
ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दुष्प्रेरण। कंस्पिरेसी यानी षड्यंत्र या प्लान्स। प्लान्स, दिस इज ऑल्सो ए क्राइम, ये भी एक क्राइम है। तो इन क्राइम के ऊपर जितनी भी प्रोसेस होंगी वो इसी के थ्रू किए जाएंगे। ठीक है बाबू, थोड़ा सा अपडेट कर देना। जयसवाल भाई इसको देख लेना आप। इसके बाद ये तीसरे का पहला था, तीसरे का दूसरा आप देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इनके लिए योग्यताएं क्या चाहिए। इनके लिए योग्यताएं क्या चाहिए? योग्यताएं हालांकि क्वालिफाई ऐसे नहीं की जा रही हैं, एलिजिबिलिटी की क्वालिफाई का एक क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया होता है जो 19 सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है? 1973 की जो सीआरपीसी हमारी आई थी। ठीक है, जो सीआरपीसी हमारे 1973 की है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि भाई यह तब तक क्वालिफाई नहीं हो सकता जब तक कि वह सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, ठीक है, याद रखना, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, सेशन जज वो होना चाहिए। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, वो सेशन जज होना चाहिए। सेशन जज नहीं है तो एडिशनल सेशन जज होना चाहिए, और एडिशनल सेशन जज नहीं है तो असिस्टेंट सेशनल जज, असिस्टेंट सेशन जज होना चाहिए। असिस्टेंट सेशन जज होना चाहिए, जज होना चाहिए, रहा हो। अब बहुत सारे लोग होंगे सर इनको हिंदी में लिखवा दो। बाबू या तो वो सत्र न्यायाधीश रहा हो, या तो वो सत्र न्यायाधीश रहा हो, या तो वो एक समय पर सत्र न्यायाधीश रहा हो, या फिर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रहा हो, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रहा हो, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रहा हो, या सहायक सत्र न्यायाधीश रहा हो, या फिर बाबूजी वो सहायक सत्र न्यायाधीश रहा हो। तो ये तीसरे के दूसरे में योग्यताएं हैं। ठीक है, काइंडली मेक इट नोट, काइंडली मेक इट नोट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो कृपया करके नोट करिए। जैसे आप नोट करेंगे देन हम आगे बढ़ेंगे बिना परेशानी के। सिंह साहब नोट कर लो, मैंने किए देखने लाग रहे हो थम, नोट होते फटाफट बताइए। अब धारा 4 को देखते हैं, धारा 4 को देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तुम्हें? लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब हम धारा 4 को देखते हैं। धारा 4 क्या कहता है? इन मामलों की सुनवाई कौन कर सकता है? इन मामलों की सुनवाई के बारे में चर्चा दी गई है। इन मामलों की सुनवाई के बारे में चर्चा दी गई है, वो समझना। केस ट्रायल बाय स्पेशल जज, केस ट्रायल विचारणीय मामले, केस ट्रायल को बोलते हैं विचारणीय मामले। केस ट्रायल बाय स्पेशल जज, केस ट्रायल बाय स्पेशल जज, केस ट्रायल बाय स्पेशल जज, विचारणीय मामले। ठीक है, न्यायाधीश द्वारा, विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले, विशेष न्यायाधीश द्वारा द्वारा विचारणीय मामले, विचारणीय मामले। ये कौन सा है? सेक्शन 4 है, दिस इज सेक्शन 4, सेक्शन 4 है ये। तो बाबू कौन से विचारणीय मामले होंगे? धारा 3 के पहले में जो बताए गए, धारा 3 के पहले में जो बताए गए वो विचारणीय मामले हैं। कौन से विचारणीय मामले? धारा 3 के पहले में उल्लेखित मामलों में सुनवाई, उल्लेखित मामलों में सुनवाई, उल्लेखित मामलों में सुनवाई, मुख्य ये जो विशेष जज ही कर सकते हैं, मामले में सुनवाई विशेष जज ही करेंगे, विशेष न्यायाधीश करेंगे, न्यायाधीश करेंगे, करेंगे। तो वो कौन करेगा? वो विशेष न्यायाधीश ही करेंगे। तो फटाफट लिखिए, आगे लिखते हैं।
लिखा? अरे लिखा नहीं लिखा? आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मैं शायद बहुत ज्यादा स्लो करा रहा हूं, है मान जाओ मान जाओ, ये जरूरी है। सेक्शन 5 आप लिखेंगे, लो तेज लो तो फिर आप। सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है? जो भी हमारे न्यायाधीश होते हैं इनके बारे में बात की गई है। जो स्पेशल जजेस पावर्स एंड स्पेशल जजेस पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि भाई इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या पावर क्या होगी, इनके कर्तव्य क्या होंगे, शक्तियां व कर्तव्यों की बात की गई कि इनकी शक्तियां क्या होंगी, इनके कर्तव्य क्या होंगे, शक्तियां व कर्तव्यों का जिक्र किया गया, कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। तो फटाफट इसमें लिख लेंगे शक्तियां कर्तव्यों के बारे में। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट होगा कि कोई भी जज किसी ऐसे मामले पर या कार्रवाई को प्रारंभ करने का तरीका इसके अंदर लिखा गया है, कार्रवाई को किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है, विशेष न्यायाधीश अभियुक्त को, जो भी इसके अंदर अक्यूज है, विशेष न्यायाधीश आरोपी को, विशेष न्यायाधीश आरोपी, जो भी आरोपी हो गया यानी अभियुक्त होगा, अभियुक्त को, अभियुक्त की सुपुर्दगी नहीं हुई है, ठीक है, अभियुक्त को सौंपा नहीं गया, अभियुक्त की सुपुर्दगी नहीं हुई है, आरोपी की सुपुर्दगी के बिना भी मामले की सुनवाई कर सकता है। विशेष न्यायाधीश आरोपी यानी अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना भी, सुपुर्दगी के बिना, सुपुर्दगी, ठीक है, यानी सुपुर्दगी को बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं बेसिकली कि भाई अनुपस्थिति, या फिर ऐसा लिख लीजिए सुपुर्दगी रहने दे, अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी सुनवाई कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं स्पेशल जज कैन स्टार्ट हियरिंग, जो स्पेशल जज होगा वो स्टार्ट कर सकता है हियरिंग विदाउट, कैन स्टार्ट हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड, कि भाई अक्यूज की एब्सेंस में भी वह मामले को शुरू कर सकता है, उसके मैटर को देख सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। आगे लिखेंगे अब पता क्या, अगर यह चाहे, ठीक है, अगर यह चाहे जो विशेष न्यायाधीश चाहे तो वो क्षमादान भी प्राप्त कर सकता है। विशेष न्यायाधीश अगर चाहे तो वह क्षमादान भी प्रदान कर सकता है। इसका जिक्र दूसरे में किया गया है, 5 के दूसरे में, साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अभियुक्त को साक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्षमादान प्रदान कर सकता है। विशेष न्यायाधीश अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्षमादान दे सकता है, क्षमादान प्रस्तुत कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, क्षमादान दे सकता है, क्षमादान दे सकता है। तो ये जो भाई जी ये है ना विशेष न्यायाधीश जो है अपना, ठीक है, ही कैन इशू, स्पेशल जज कैन पार्डन, स्पेशल जज कैन पार्डन अक्यूज्ड, एक अक्यूज को वो पार्डन दे सकता है, अक्यूज को पार्डन दे सकता है। ये 5 के 2 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसको कोई भी दंडादेश दे सकता है, उसको कोई भी दंडादेश दे सकता है, याद रखना, ठीक है, याद रखना बिना परेशानी के कि यह उसको कोई भी दंडादेश सुना सकता है। ठीक है, याद रखना, दंडादेश भी सुना सकता है।
ठीक है, आरोपी के अगेंस्ट कोई भी दंडादेश दे सकता है, आरोपी के खिलाफ दंडादेश जारी कर सकता है, दंडादेश जारी कर सकता है, दंडादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता, फाइन जारी कर सकेगा, कर सकता है, फाइन जारी कर सकता है, कैन इशू अ फाइन, इशू फाइन, फाइन इसको बोल सकते हैं, दंडादेश यानी फाइन होता है, पेनाल्टी बोल सकते हैं आप इसको, पेनल्टी जारी कर सकता है, लेकिन पेनल्टी वही जारी करेगा जो उसकी क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं के बाहर की पेनल्टी जारी नहीं कर सकता, क्षमताओं के बाहर की पेनल्टी जारी नहीं कर सकता। और बाबू 5 के ही सेक्शन 6 है, एक 5 का ही एक सेक्शन 6 है, सेक्शन 5 का एक छठवां हिस्सा है, तो सेक्शन 5 का छठवां हिस्सा है जिसमें हमें पता लगता है कि जो भी व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो जो हमारे स्पेशल जज होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत रहेगा, या फिर वो जितने भी डिसीजन सुनाएगा इस एक्ट में, जब तक वह विचारण कर रहा है, विशेष न्यायाधीश इस एक्ट में जब तक वो विचारण कर रहा है, विचारण का मतलब होता है जब तक ट्रायल चल रहा है, तो वो ट्रायल कहां पर चलेगा, विचारण कहां पर चलेगा, ट्रायल कहां पर चलेगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। इस मामले का विचारण, इस मामले का विचारण, मामले का विचारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, मामला विचारण कहां चलता है, जिला न्यायालय में चलेगा, जिला न्यायालय में, न्यायालय में चलेगा। तो आप इस चीज को लिख लेंगे, ट्रायल इन, ट्रायल इन, ट्रायल इन डिस्ट्रिक्ट, ट्रायल इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। दिस इज द पॉइंट हाउ वी गो। मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए होंगे, फटाफट नोट करिए, जब आप नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फटाफट हम बात करते हैं। समरी ट्रायल का जिक्र किया गया है सेक्शन 6 में। समरी ट्रायल क्या होता है, संक्षिप्त मतलब तेजी से कोई विचारणा मामला करना। जयसवाल आपने लिखा ये, तुम स्क्रीनशॉट ले, अच्छा स्क्रीनशॉट ले वाले बालक हो तुम। आगे बढ़िए बाबू, सेक्शन 6, सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 बहुत जोर का आर्टिकल सेक्शन है, सेक्शन 6 बहुत बहुत जोर का है सेक्शन 6। सेक्शन 6 की बात करते हैं, धारा 6, धारा 6 बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा, धारा 6। तो इसके बाद नहीं ये पूरा भाग खत्म हो जाएगा, फिर भाग 3 शुरू करेंगे फटाफट से। तो सेक्शन 6 के अंदर क्या बताया गया, संक्षिप्त विचरण की शक्ति, संक्षिप्त विचारण की शक्ति, संक्षिप्त विचारण की शक्ति, संक्षिप्त विचारण की शक्ति, विचारण की शक्ति, ठीक है। पावर ऑफ समरी ट्रायल, ये किसकी पावर है, बाई स्पेशल जज, यानी बाई विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा सीधे तौर पर कि लाडले न्यू बता दे एक बार कि संक्षिप्त विचारण कौन से आर्टिकल में है, कौन सी सेक्शन में है, तो आप बताओगे 6 में है, ठीक है। तो याद रखना संक्षिप्त विचारण की शक्ति को किस प्रकार से याद रखा जा सकता है। संक्षिप्त विचारण क्या है, संक्षिप्त विचारण आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं समरी ट्रायल, समरी ट्रायल बाई, ट्रायल बाई स्पेशल जजेस, समरी ट्रायल बाय स्पेशल जजेस। जो स्पेशल जजेस अपने होंगे वो समरी ट्रायल इशू कर सकते हैं, समरी ट्रायल इशू कर सकते हैं। तो याद रखना स्पेशल जजेस के द्वारा समरी ट्रायल, समरी ट्रायल बाय स्पेशल जजेस। ये किस लिए होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मामले को तेजी से निपटाने के लिए, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, रैपिड केस फ्लो, रैपिड केस फ्लो, रैपिड केस फ्लो होता है, मामले को तेजी से निपटाने के लिए यह बेसिकली किया जाता है, मामले को तेजी से निपटाने के लिए यह किया जाता है, मामले को तेजी से निपटाने के लिए, मामले को निपटाने के लिए किया जाता है, निपटाने के लिए किया जाता है, मामले को निपटाने के लिए किया जाता है, निपटाने के लिए किया जाता है, रैपिड केस फ्लो। अच्छा ज्यादातर इसमें ना एक ऐसा किया जाता है
ठीक है, कोशिश की जाती है कि जब लोक सेवक के ऊपर कोई भी मैटर चलता है तब ये ज्यादा होता है, लोक सेवक पर अधिक प्रभावी है, लोक सेवक के मामलों में अधिक प्रभावी है, मामलों में मुख्यतः होता है, मुख्यतः होता है, मेजरली इन पब्लिक सर्वेंट केसेस, मेजरली इन पब्लिक सर्वेंट केसेस, मेजरली इन पब्लिक सर्वेंट केसेस, ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, ये लिखा गया है इसमें, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, इसमें लिखा गया है। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे अधिनियम की जान, जो सेक्शन 7 है, वो इस पूरे अधिनियम की जान है। ठीक है चौधरी साहब, अरे क्या बात है भाई, क्रिएटिव। अच्छा, शर्ट अच्छी नहीं है क्या? मतलब वैसी शर्ट पहन के आऊं क्या फिर, मतलब जैसी मैं रोज पहनता हूँ। आज सैटरडे था, प्लस आज ऑफिस में कोई भी नहीं है, पूरे स्टूडियो आज खाली है, तो मैंने सोचा कि यही पहन लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, बताइए। स्टार्ट करें आगे, फटाफट बताओ। बहुत जोर का है ये सेक्शन भी। ठीक है, आज तो मतलब मुझे यूट्यूब पे भी एकदम पेड बैच वाली फील आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें हमने एक सेक्शन, इसका संविधान, इस अधिनियम का जो भाग 2 है वो भी हमने समाप्त कर लिया। अब हम भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 किस बारे में है? दरअसल अपराध व दंडों के बारे में है। अपराध व दंडों के बारे में सीधा लिखिए धारा 7, अध्याय 3, अपराध व दंड। अपराध व दंड, धारा 3 अपराध व दंड का उल्लेख है, अपराध व दंडों का उल्लेख है, अपराध व दंडों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। भाग 3 अपराध व दंड, अपराध व दंडों का प्रावधान, दंडों का प्रावधान, प्रावधान आपको देखने को मिल जाएगा। अपराध व दंडों का प्रावधान आपको देखने को मिल जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं? अपराध व दंडों का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ ऑफेंस एंड पनिशमेंट, ऑफेंस एंड पनिशमेंट। एंड इसमें लिखेंगे बाबू सबसे पहले सेक्शन पहला, सेक्शन 7वां, क्योंकि ये 7 से 16 तक जाता है, क्योंकि ये सेक्शन 7 से 16 तक की बात करता है, तो सेक्शन 7 की हम बात करेंगे, धारा 7 की हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करता है? तो फटाफट हेडिंग डालेंगे, धारा 7 किस बारे में बात करती है? तो ये सीधी बात करती है लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेना। बिल्कुल, लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेना, ये आपको धारा 7 के अंदर देखने को मिल जाता है। धारा 7 के अंदर देखने को मिल जाता है, क्या बोला? लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेना, याद रखना, लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेना। लिखिए, लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना, और रिश्वत लेना, लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेना। अगर कोई भी लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, तो वो रिश्वत नहीं ले सकता। अगर वो रिश्वत लेता है तो वो पूर्णतः गलत माना जाएगा, पूर्णतः गलत माना जाएगा। और क्या होता है? ऑफेंस रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, ब्राइब्ड, ब्राइब्ड का मतलब ही होता है रिश्वत देना। अब ये किस प्रकार से इसके अंदर बात की गई है? अपने वैध वेतन के अलावा, अपने वैध वेतन के अलावा अन्य रूप से वह रिश्वत लेता है। अपने वैध वेतन, अपने वैध कार्य के अलावा, इसकी परिभाषा क्या है या इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? कोई भी लोक सेवक, कोई लोक सेवक, लोक सेवक अपने पद के अनुसार, अपने पद के अनुसार, पद के अनुसार उल्लेखित वेतन के अलावा, उल्लेखित वेतन के अलावा, वेतन के अलावा अपने ही कर्तव्यों को करने के लिए, अलावा अपने ही कर्तव्यों को करने के लिए अलग से धन की मांग करता है। अलावा, अलावा अपने कर्तव्य करने के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए ही, कर्तव्यों को करने के लिए, कर्तव्यों को करने के लिए
कर्तव्यों को करने के लिए, कर्तव्यों को करने के लिए, कर्तव्यों को करने के लिए अतिरिक्त धन लेता, अतिरिक्त धन ले, धन ले, अतिरिक्त धन ले, वो ब्राइब होगी, वो ब्राइब होगी। फटाफट लिखेंगे क्या होगी, वो ब्राइब होगी। ठीक है, चलो अब यहां धन के लिए कहा गया है, यह धन को कई अलग अलग प्रकार से बताया जा सकता है कि यहां धन कई प्रकार से हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ धन हो, मनी भी हो सकती है, गिफ्ट भी हो सकता है, कोई भी गिफ्ट उपहार भी हो सकता है, जमीन भी ले सकता भाई साहब, हाँ जी प्लॉट कटवा दियो एक प्लॉट भी हो सकता है, लो प्लॉट लिख दिया, मुझे लिखने में क्या, प्लॉट भी ले सकता है। ठीक है, याद रखना ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब प्रमोशन हो सकता है क्या, यस प्रमोशन इज ऑल्सो ए ब्राइब, कह सकता है कि मैं तेरा ट्रांसफर करा दूंगा, दैट इज ऑल्सो ए ब्राइब। प्रमोशन, प्रमोशन इज अ ब्राइब, प्रमोशन का वादा, प्रमोशन प्रॉमिस, प्रमोशन का प्रॉमिस भी एक वादा है, प्रमोशन का प्रॉमिस भी एक वादा है। ठीक है, तो याद रखना, तो इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, समवन डिमांड एडिशनल, एडिशनल पर्क लिख सकते हैं, एडिशनल, एडिशनल पर्क, पर्क क्या है, ये पर्क ही होती हैं, ये एडिशनल पर्क ही है ये, फॉर हिज ओन ड्यूटी, ओन फॉर ओन ड्यूटी। कोई ऐसा करता है तो बाबू उस पर सजा कितनी होगी, उसको सजा कितनी होगी, फटाफट बताइए, उसको सजा का क्या प्रावधान है, सजा कितनी होगी, पनिशमेंट क्या होगा। मैं आपको बहुत कॉमन बात बताता हूं, कई बार क्या होता है कि पुलिस अधिकारियों का काम क्या है, आपका काम करना, पुलिस अधिकारियों का काम क्या होता है, आपका काम करना। अगर पुलिस अधिकारी आपका काम ना करे और बदले में आपसे पैसा मांगे तो क्या होगा, ये अपराध। सर हमने तो देखा बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, वो अपराध करते हैं। सर कल को हम भी लगेंगे, आपको ये कभी नहीं करना है। हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति पुलिस थाने में आ रहा है ना, और वो अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो आप वो समझ लीजिए कि वो बहुत मजबूरी में आ रहा है, उसको वहां आने में शौक नहीं लग रहा, उसको वो पहले ही विपत्ति में है, और वहां जाके धन की मांग करना ये बहुत गलत है। कृपया करके इसको लिख लीजिए, उसको न्यूनतम 3 वर्ष की सजा, अधिकतम 7 साल की सजा या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। सजा इसके अंदर कारावास की बात करूं, कारावास, कारावास अर्थात फाइन, सॉरी जेल, 3 वर्ष मिनिमम, 3 वर्ष मिनिमम, और 7 वर्ष तक जा सकती है, 7 वर्ष तक। फिर होता है जुर्माना, जुर्माना फाइन यानी जुर्माना हो सकता है, जुर्माना आपका दिया गया है, या दोनों भी हो सकते हैं, अर्थात फाइन। इसके अंदर फाइन का जो उल्लेखीकरण है, इसके अंदर जो फाइन का उल्लेखीकरण है वो रुपयों में नहीं है, फाइन में, ठीक है, जज अपने अनुसार इन सारे रुपयों को तो लेगा ही लेगा जो फाइन लिया है, बाकी चीजें भी लेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है चलिए चलो तो बाबू ये बहुत बेहतरीन है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, अभी तक ये जो ऑफेंसेस हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, ये बताइए निम्नलिखित में से किसको विशेष न्यायाधीश अपराध के संबंधित जानकारी को पूर्ण और सत्यतः प्रकट करने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है। बहुत बढ़िया, किसको क्षमा प्रदान कर सकता है, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो यहां जो क्षमा दी जा सकती है वो किसको क्षमा दी जा सकती है, बात है ये, किसको क्षमा दी जा सकती है। मैंने क्षमा के बारे में बताया भी था आपको कि क्षमा प्रदान कर सकता है। सर क्षमा के बारे में तो आपने नहीं बताया, ध्यान से याद करो, मैं क्षमा के बारे में आपको बता चुका हूं। सर कहां बताई थी क्षमा, सर जी क्षमा आपने बहुत जोर से बताई थी ये रही क्षमा। ठीक है, ये रहा सेक्शन 5 का भाग 2, सेक्शन 5 भाग 2, क्षमा प्रदान कर सकता है।
पार्डन अक्यूज्ड, अक्यूज को कर सकता है, अभियुक्त को। अब इसमें अभियुक्त जो होता है ना, अभियुक्त के कई प्रकार हो सकते हैं, और अभियुक्त के प्रकारों के अंदर वह आपका पर्सन कनेक्टेड विद क्राइम, ये भी अभियुक्त हो सकता है। अबैटर ऑफ क्राइम, अपराध का दुष्प्रेरक भी हो सकता है, मुख्य अपराधी भी हो सकता है, इन सबको वह क्षमा दे सकता है। ऑल इसमें होगा, ठीक है। ये लीजिए अगला, विशेष न्यायाधीश का न्यायालय कौन सा समझा जाएगा? विशेष न्यायाधीश, द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज शैल बी डीम टू, ये कौन सा आपका कोर्ट होता है जो डीम होगा? फटाफट बताइए। मैंने आपको बताया था कि विशेष न्यायाधीश वही बन सकता है जो किस कोर्ट से संबंध रखता हो। विशेष न्यायाधीश वही बन सकता है जो किस कोर्ट से संबंध रखता हो, फटाफट बताइए। देखो यार, मैंने बताया था, या तो वो जो है सेशन कोर्ट के अंदर जज रहा हो, एडिशनल जज रहा हो, या आपका कोई भी एडवोकेटिव जज रहा हो, ठीक है। तो सेशन कोर्ट की बात करी थी मैंने हमेशा, तो सेशन कोर्ट इसके अंदर करेक्ट होगा। विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति समझा जाएगा। तो इस व्यक्ति को क्या समझा जाएगा, फटाफट बताइए, फटाफट। मतलब कहने की बात क्या है, द पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन बिफोर द स्पेशल जज, जो प्रोसिक्यूशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, मैं बता देता हूं। इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, लोक प्रायोजक या अभियोजक इसको कहा जाता है, प्रायोजक या अभियोजक बोलेंगे। जो विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करेगा, ये व्यक्ति जो होगा ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। जो किसकी तरफ से बोलेगा? वो पुलिस की तरफ से बात करेगा, जो अरेस्ट करके लाए हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में बोलेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। हर केस में सेम रहता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दंडनीय आदेश का विचारण करने का समय विशेष न्यायाधीश दंड अधिनियम के अधीन जिला न्यायाधीश के प्रायोजक से किया जाता है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, यह अपने कृत्यों का प्रयोग किसके अधीन कर सकता है? कहने की बात क्या है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन जो दंडनीय अपराध का विचारण है, इसके समय विशेष न्यायाधीश दंड विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अधीन जिला न्यायाधीश के द्वारा सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा। वे किस प्रकार की शक्तियां होती हैं? दे आर कॉल्ड एज सिविल पावर्स होती हैं। वो किस प्रकार की शक्तियां होती है? सिविल पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अंडर सेक्शन 6, सेक्शन 6 की इसके अंदर बात की जा रही है, सेक्शन 6 के बारे में बताइए, ठीक है। चलिए, अधीन मामले का संक्षिप्त विचारण किए जाने पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 6 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ट्रायल ऑफ द केस अक्यूज कैन बी, ये मैंने आपको नहीं बताया, इसको सुन लीजिए, ये मैंने आपको बताया ही नहीं है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये आपके सवाल में पूछा नहीं गया। ये क्लैट का है यार, क्लैट का है ये क्वेश्चन, क्लैट का यार, जुडिशियल एग्जाम्स में आता है क्लैट का। अगर कोई ऐसा आदमी है, बात को समझ रहा, जो कि समरी ट्रायल का उल्लंघन करता है, समरी ट्रायल मामले को तेजी से चलने से रोकता है, तो उस पर कितनी सजा दी जा सकती है? कोई व्यक्ति समरी को तेजी से परिणाम स्वरूप रोकता है, समरी ट्रायल को रोकता है, उसको सजा कितनी दी जा सकती है? 1 वर्ष की दी जा सकती है, 1 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके चाहिए तो आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको समरी ट्रायल के बारे में बताया, समरी ट्रायल के बारे में आपको बताया, तो मैंने बता दिया इस मामले को निपटाने के लिए किया जाता है। तो इस संदर्भ में जो सजा है, संदर्भ में सजा 1 वर्ष है, संदर्भ में सजा 1 वर्ष है। 1 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी, 1 ईयर, याद रखना। आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के भाई जी, ठीक है। चलो, ये आपको बताना है। इन विच सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज द पावर टू कंडक्ट समरी ट्रायल प्रिस्क्राइब्ड? ये समरी ट्रायल कहां पर दी गई है, इसके बारे में आप खुद मुझे बताएंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, कि इसके बारे में आप मुझे चर्चा करके बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में समरी ट्रायल के बारे में बताएंगे, समरी ट्रायल किस सेक्शन में है। हर एक बच्चा इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, और अभी तक हम जो बात कर चुके हैं वो कहां तक कर चुके हैं वो देखना। अभी तक बाबू हम इसमें बात कर चुके हैं, सेक्शन 7 तक बात कर चुके हैं। बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस यूनिट के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इस यूनिट के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। और अगर मैं बात बताऊं तो लगभग इसमें क्वेश्चन की संख्या 48 से लेकर 50 के समथिंग रखी गई है, और 50 के समथिंग क्वेश्चन इसमें आसानी से हैं।
तो वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। अब हमारी जो अगली क्लास है वो बेसिकली रेलवेज के लिए है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं दोपहर 1 बजे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्लास को हमेशा रेगुलर के लिए कंटिन्यू करूं जब तक कि सिलेबस इसका कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो वो भी बताना। मैं वाकई में पूरे मूड में हूं यूपीएसआई में आपके कुछ ऐसा कर दिखाने के लिए, आप लोगों के समर्थन के साथ, कि वाकई में लोग कहें कि हाँ सिलेक्शन अगर हुए हैं तो यहां से, और सिलेक्शन जिस जिसका होगा उसको दिल से मेरी दुआ है कि वो बहुत अच्छा अपने जीवन में आगे कर पाए। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। और जिस बच्चे ने सुपर चैट किया था, पूछा है कि सर ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में कुछ डिटेल दीजिए। देखो भाई, फर्जी नोटिफिकेशन से यूट्यूब भरा पड़ा है, कोई वैकेंसियों को कितने से कितना कर रहा है, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले यहां देखने को मिल जाएगा, जीत राणा जीएस आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं सच्चाई के समर्थन में हमेशा से खड़ा हूं, आगे भी भविष्य में भी सच्चाई के साथ ही खड़ा रहूंगा, क्योंकि सच्चाई की एक अलग चमक होती है। ठीक है, याद रखना, जिस दिन आ जाएगा आपको सबसे पहले बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।